गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय अजबपुरा गठवाड़ी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मोहसिन खान, व्याख्याता इतिहास, आज आप सभी के सामने बीए द्वितीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आया हूँ। आज हम आपके सामने गियासुद्दीन बलबन जो 1266 ईस्वी से लेकर 1287 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान हुआ, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में मैंने इल्तुतमिश के बारे में आपको जानकारी दी थी। इस क्लास में हम बलबन के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए हम बलबन के बारे में सामान्य परिचय लेते हैं कि बलबन कौन था। तथाकथित दास वंश का सुल्तान कहे जाने वाला है बलबन के प्रारंभिक जीवन के बारे में इतनी जानकारी तो नहीं मिलती है, परंतु कहा जाता है कि वे भी इलबारी जाति का ही तुर्क था और उसके पिता लगभग 10,000 लोगों के ऊपर खान था। परंतु जब मंगोलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किया तो वह मंगोलों के हाथ में लग गया और मंगोलों ने उसे बगदाद के एक दास व्यापारी ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी को बेच दिया। ख्वाजा जलालुद्दीन बसरी को बेच दिया। 1232 ईस्वी में जलालुद्दीन बसरी जब दिल्ली आए तब बलबन को सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीद लिया और बलबन की योग्यता को देखते हुए उसे अपना खास सरदार पद पर यानी कि व्यक्तिगत अनुचर के पद पर नियुक्त किया और उसने अपनी योग्यता के बल पर उसने इल्तुतमिश का दिल जीत लिया। इल्तुतमिश की मौत के पश्चात जब उसकी बेटी रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की शासिका बनी तब बलबन को उसने अमीर शिकार का पद दिया। इसके पश्चात जब रजिया सुल्ताना के प्रति विद्रोह तुर्क अमीरों ने किया तो इस विद्रोह में बलबन ने भी तुर्क अमीरों का साथ दिया। अतः रजिया सुल्ताना के बाद बहराम शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसने बलबन से खुश होकर, चूँकि बलबन ने उसकी सहायता की थी, तो बलबन से खुश होकर उसको रेवाड़ी और हाँसी की जागीर पुरस्कार के रूप में दी। रेवाड़ी और हाँसी की जागीरें पुरस्कार के रूप में सुल्तान बहराम शाह ने दिया। इस प्रकार से सुल्तान बहराम शाह के बाद सुल्तान मसूद दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। उसके समय में 1245 ईस्वी में जब मंगोलों ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर आक्रमण किया तो बलबन ने अपनी योग्यता का परिचय देते हुए उनको बुरी तरह से ललकारा और मंगोल बिना लड़े ही भारत से वापस बाहर चले गए। इसके पश्चात अलाउद्दीन मसूद को गद्दी से हटाने में जिन तुर्क अमीरों ने षड्यंत्र रचा उनमें बलबन की अहम भूमिका थी। अतः बलबन ने षड्यंत्र करके अन्य साथियों के साथ मिलकर 1246 ईस्वी में नासिरुद्दीन को दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया और नासिरुद्दीन ने बलबन को एक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया नायब का पद पर। यह नायब का पद जो नया पद सर्जित किया गया था सुल्तान बहराम शाह के द्वारा, जो वजीर से थोड़ा ऊपर होता था, सुल्तान से थोड़ा नीचे होता था। एक तरह से कह सकते हैं कि सुल्तान के बाद सारी ताकतें नायब के पद के पास थी। तो बहराम शाह ने नासिरुद्दीन महमूद ने उनको नायब का पद भी दिया। इसके पश्चात लगभग 20 वर्षों तक मुख्य सलाहकार, मुख्य अधिकारी के रूप में, मुख्य सूबेदार के रूप में बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद के समय काम किया और अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं 1-2 वर्षों को छोड़कर लगभग 20 वर्षों तक वह सुल्तान पर उसका प्रभाव निरंतर बना रहा और अप्रत्यक्ष रूप से दिल्ली पर उसी का शासन रहा। मौके का फ़ायदा देखकर जब 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हुई तब बलबन
गयासुद्दीन की उपाधि धारण करके स्वयं दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। तो इस प्रकार से बलबन के बारे में थोड़ी सी सामान्य जानकारी थी उसके सुल्तान बनने से पूर्व। अब आगे हम बात करते हैं कि बलबन दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया था, दिल्ली की गद्दी पर तो बैठ गया था, लेकिन उसके सामने कई समस्याएं थी, कई समस्याएं थी। उन समस्याओं से उसने कैसे निपटा, इसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। उन्होंने विभिन्न संस्थाओं को कैसे चलाया, विभिन्न तुर्क अधिकारियों को उन्होंने कैसे विभिन्न प्रांतों में नियुक्त किया, चालीसा दल का जो स्वयं सदस्य था उससे उसने कैसे निपटा, इन सभी के बारे में हम अध्ययन आज करेंगे। तो बलबन जब सुल्तान बन जाता है तो उसके सामने समस्या थी, क्योंकि अब जो सुल्तान की पद एवं गरिमा है ना वो काफ़ी गिर चुकी थी इल्तुतमिश की मौत के बाद। क्योंकि अब षड्यंत्रों का इल्तुतमिश की मौत 1236 से लेकर नासिरुद्दीन की मौत सुल्तान नासिरुद्दीन की मौत 1266 तक, इन 30 वर्षों में सुल्तानों को बनाने और बिठाने में यानी कि दिल्ली की गद्दी पर उनको बैठाने और बिगाड़ने में तुर्क सरदारों ने काफ़ी षड्यंत्र किए, जिसमें बलबन स्वयं भी शामिल था। और जो इल्तुतमिश के द्वारा जो दल बनाया गया था चालीसा दल, उन्हीं के सदस्य ये सब षड्यंत्र करके दिल्ली को अस्थिर कर रहे थे। तो एक तरह से सुल्तान की जो पद एवं गरिमा है ना, प्रतिष्ठा, वह काफ़ी गिर चुकी थी। तो उसको उठाना भी एक बलबन के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती था। आइए तो हम इसकी कुछ समस्याओं के बारे में देखते हैं। जैसे कि इन 30 वर्षों में इल्तुतमिश के बाद से लेकर नासिरुद्दीन के समय में सल्तनत को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि तुर्क अमीरों के और सुल्तानों के आपसी जो संघर्ष चल रहे थे, उससे प्रांतों से जो राजस्व कर जो मिलना था केंद्र को, खालसा को, शाही नियंत्रण वाली सेना को, वह अब मिल नहीं रहा था। सेना निरंतर बढ़ रही थी, तो उनके लिए गुजारा बता भी करना था। तो आर्थिक स्थिति को सुधारना, सल्तनत की आर्थिक स्थिति को सुधारना, ये बलबन के लिए एक चुनौती था। इसी तरह से दूसरी चुनौती के रूप में हम देख सकते हैं जो चालीसा दल था, जिसका सदस्य स्वयं बलबन भी रहा हुआ है, उसका प्रमुख नेता भी रहा हुआ है, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया था दल, वे विभिन्न कुचक्रों और षड्यंत्रों के माध्यम से सत्ता को अस्थिर कर रहे थे और आपस में संघर्ष भी कर रहे थे। तो बलबन को ये मालूम था, बलबन स्वयं उसका सदस्य भी रह चुका था, तो बलबन चालीसा दल की शक्ति को अच्छे से समझता था। अतः उसको चालीसा दल को से कैसे निपटा जाए और उनके षड्यंत्रों से कैसे बचा जाए, वह उसको उनसे भी निपटना था। तो ये उसकी एक और समस्या थी। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं जो दिल्ली के आसपास रहने वाली मेऊ जाति या कुछ राजपूत, दोआब के पास राजपूत जाति, वो निरंतर दिल्ली के आसपास हमले बोलती रहती थी, काफ़ी लूटमार करती रहती थी, जिससे दिल्ली की जनता भी काफ़ी परेशान थी। और ये दिल्ली सल्तनत चूँकि उस समय काफ़ी जो कमज़ोर सुल्तान बने हुए, दिल्ली को स्थिर नहीं रख पाए, सशक्त नहीं रख पाए, इससे वहाँ पर ये लोग आक्रमण किया करते थे। तो ये पड़ोसियों की समस्या बनी हुई थी। इसी प्रकार से जो इल्तुतमिश के समय राजपूताना, बुंदेलखंड, बघेलखंड के जो राजपूत राज्य थे, उन्होंने या तो उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी या फिर उनको कर आदि देना, वार्षिक कर आदि देना स्वीकार कर लिया था। परंतु हम देखते हैं कि जैसे ही दिल्ली की सत्ता कमज़ोर होती है तो इन्होंने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया और उनको कर आदि देना भी छोड़ दिया। तो इनको अपने सल्तनत के अधीन लाना और उनसे वार्षिक कर आदि प्राप्त करना, ये भी बलबन के लिए एक समस्याएं थी। इसी तरह से उत्तर पश्चिमी भारत में मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे। जैसे कि मैंने आपको इल्तुतमिश के समय भी बताया था कि मंगोल निरंतर आक्रमण कर रहे थे, लेकिन इल्तुतमिश ने उस समय मंगोलों को भिजवा दिया था। लेकिन बाद में जो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान हुए, उनके समय निरंतर उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण कर रहे थे, जिनसे निपटना बलबन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण चुनौती थी। इसी तरह से जो सुल्तान की, जो मैंने आपको बताया था कि जो सुल्तान की जो प्रतिष्ठा है, ताज की जो गरिमा है, वह काफ़ी गिर चुकी थी। उसको उभारना भी इल्तुतमिश के बलबन के लिए काफ़ी आवश्यक था। तो ये कुछ समस्याएं थी जो बलबन जब सुल्तान बना दिल्ली सल्तनत का, उसके सामने। अब इन समस्याओं से उसने कैसे निपटारा किया, उन्होंने क्या क्या कार्य किए, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। सबसे पहले
जो बलबन को जो इतिहास में याद रखा जाता है, दिल्ली सल्तनत के इतिहास में, उसका एक नीति थी राजत्व सिद्धांत की, रक्त और लोहे की नीति। सबसे पहले बलबन चाहता था कि जो दिल्ली के सुल्तान की जो पद एवं गरिमा है वो गिर चुकी थी ना, उसको कैसे उभारा जाए। तो बलबन का राजत्व सिद्धांत, बलबन का राजत्व का सिद्धांत। जैसे कि मैंने आपको बताया, बलबन जब सुल्तान बना उस समय जो ताज की यानी कि सुल्तान की प्रतिष्ठा थी वे काफ़ी गिर चुकी थी। इसलिए अब बलबन को राजत्व के सिद्धांत यानी कि सुल्तान की पद एवं गरिमा को बनाना था। इसके लिए उसने क्या किया, इसके लिए उसने ये किया कि सुल्तान को अब स्वयं को उसने ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ माना गया और अपने आप को मुस्लिम कानून के अनुसार ईश्वर के बाद उनको कहा कि इस धरती पर पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद सुल्तान का पद सर्वोपरि है। पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद सुल्तान का पद सर्वोपरि है, अतः सुल्तान की बात को सभी को मानना चाहिए और सभी पर सुल्तान की बात लागू होती है। इस प्रकार से उसने सुल्तान के पद को बनाए रखने के लिए उसमें ईश्वरीय तत्व सम्मिलित करना शुरू कर दिए। यानी कि ईश्वर के बाद और पैगंबर के बाद उसका सबसे बड़ा योगदान है इस धरती पर शासन करने में। उसका मुख्य कारण था इसको धार्मिक रूप देने का, ताकि वे एक सर्वप्रभु संपन्न निरंकुश शासन स्थापित कर सके दिल्ली सल्तनत को व्यवस्थित करने में, ताकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली सल्तनत के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं दे सके। इसके लिए उसने कई काम किए और अपने आप को जो प्राचीन जो ईरानी जो वंश था अफरासियाब, उसका वंशज भी बताया कि, और उसने अपने जो पोते हुए उनके नाम भी फारसी नाम ही रखे थे, जैसे कि खुसरो, कैमूर्स, खुसरो। तो उनका कहना था कि मैं उनका वंशज हूँ और मेरे जो पद है, ताज की गरिमा है, उसका काफ़ी महत्व है। इतिहासकारों द्वारा बताया जाता है कि उसने अपने आप को जो दरबारी जो तुर्क अधिकारी थे उनसे उनको दूरी रखी, उनको गरिमा बनाए रखा। सुल्तान को एक तरह से उसने बताया जाता है कि जब दिल्ली दरबार में वो उपस्थित होता था तो हंसता भी नहीं था, चेहरे पर एक तरह से भावभंगिमा रहती थी, ताकि लोगों में उसका डर हो सके और निम्न वर्ग के लोग तो उनके पास भी नहीं आ सके। इसलिए बलबन ने राजत्व के सिद्धांत में इन सभी चीज़ों को जोड़ा। इसके अतिरिक्त उसके जो राजत्व का सिद्धांत है उसकी 4 मुख्य बातें थी, जिनके बारे में मैं उल्लेख कर लूँ आपके सामने कि सुल्तान को ईश्वर से ही डरना चाहिए और हमेशा जन कल्याण का कार्य करना चाहिए। यानी कि सुल्तान को ईश्वर से जरूर डरना चाहिए और जन कल्याण का कार्य करना चाहिए, यानी कि आम जो जनता है उसके कल्याण के लिए हमेशा तत्पर वह रहना चाहिए। इसी तरह से दूसरा जो उनका सिद्धांत था, सुल्तान को अपने राज्य में घूसखोरी, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती आदि का दमन करना चाहिए और अपराधियों को सख्त सज़ा देनी चाहिए। अपराधियों को सख्त सज़ा, चोरी, डकैती, घूसखोरी जो ली जाती है, जो उस समय काफ़ी बढ़ चुकी थी, उसका दमन करना था और अपराधियों को सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए। जैसा हम आगे पढ़ेंगे कि अपन सज़ा कैसे दी लोगों को, उसके बारे में अध्ययन करेंगे न्याय व्यवस्था के रूप में। इसी तरह से शासन के महत्वपूर्ण पदों पर बुद्धिमान, ईमानदार और ईश्वर में विश्वास करने वालों लोगों को ही रखा जाए। यानी कि शासन सत्ता ऐसे लोगों के लिए ना हो जिनको कुछ भी नहीं आता हो, तो बुद्धिमान लोग हो, ईमानदार हो जो ईमानदारी से काम कर सके और ईश्वर में विश्वास रखने वाला हो, उन्हीं को नियुक्त करना चाहिए। इसी तरह से सुल्तान को निष्पक्ष न्याय करना चाहिए। यानी कि सल्तनत को चलाने के लिए एक सुल्तान के पद को बनाए रखने के लिए उसका निष्पक्ष होना न्याय के संदर्भ में अति आवश्यक है। इसलिए बलबन चाहता था कि निष्पक्ष न्याय के द्वारा सल्तनत में सुल्तान का अहम पद हो और सुल्तान के प्रति लोगों में एक तरह की आशा हो कि हम सुल्तान से कोई बात कहेंगे तो हमें उसका न्याय मिलेगा। इस प्रकार से राजत्व का सिद्धांत जो बलबन ने रखा, एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसकी रक्त और लोहे की नीति थी। यानी कि सख्ताई से अगर कोई मानता है तो ठीक है, अगर नहीं मानता है तो उसको खत्म कर दिया जाए।
इस तरह का उसने सिद्धांत पाला। यहाँ तक कि उसने अपने बेटों को भी एक तरह से जब दरबार में करता था डिस्टेंस रखता था, ऐसे कि ऐसा नहीं होता था। जब उसका बेटा, जो बड़ा बेटा था, उसका सबसे करीबी बेटा था मोहम्मद खान, जब मंगोल आक्रमण के समय मारा गया था, तो तत्कालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी लिखते हैं कि वह दरबार में जब सूचना मिली, दरबार ही लगा हुआ था, लेकिन वे थोड़ा सा भी डगे नहीं और राजकार्य जारी रखा। तो इससे पता चलता है कि वे ताज की प्रतिष्ठा को कैसे रखना चाहते थे, ताकि लोगों में एक संदेश जाए, सत्य संदेश जाए और सत्ता के प्रति वे दोबारा षड्यंत्र ना कर सके, विद्रोह ना कर सके। इसके बाद बलबन के राजनीतिक सिद्धांत के बाद हम बात करेंगे केंद्रीय शासन को सुदृढ़ करना। यह भी राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत ही आ सकता है। केंद्रीय शासन को सुदृढ़, मजबूत करना, मजबूत करना। जैसा कि जानकारी दी गई आपको कि बलबन जब सुल्तान बना उस समय जब केंद्रीय शासन है वह काफ़ी कमज़ोर हो चुका था। तुर्क अमीर विभिन्न षड्यंत्र करके सुल्तानों को बनाते भी, बैठाते, गद्दी पर बैठाते भी और उसको हटा भी देते थे। इसलिए सबसे पहले उसने केंद्रीय शासन को मजबूती प्रदान करने की पूरी कोशिश की। इसलिए उसने विभिन्न जो मंत्रिमंडल थे, कहा जाता है कि उनके समय में जैसे कि दीवान इंशाह, दीवान रसालत, आरिज मुमालिक, इसी तरह से वज़ीर का जो पद था वे बने हुए थे और उन्हीं के माध्यम से सुल्तान कार्य किया करता था। लेकिन अंतिम फैसला बलबन का ही हुआ करता था और सारी जो भी प्रक्रिया है वे बलबन ही किया करते थे। जो उनके तुर्क अधिकारी थे वे केवल उनसे को सलाह दिया करते थे, सलाह मानना या न मानना बलबन के ही ऊपर था। इसी तरह से उनके प्रांतीय जो शासन था उसके बारे में इतनी जानकारी तो नहीं मिलती है, लेकिन कहा जाता है कि प्रांतीय शासन भी था। लेकिन उन प्रांतीय शासनों से कर आदि उसने कैसे इकट्ठा किया उसके बारे में इतनी जानकारी नहीं मिलती। लेकिन प्रांतीय शासनों को में एक व्यवस्था स्थापित करने के लिए बलबन ने काम ये किया कि जो प्रांत में विभिन्न सूबेदार होते थे उनमें कुछ वर्षों में, 2-3 वर्षों में उनका ट्रांसफ़र वे कर दिया करते थे दूसरे सूबों में, ताकि वहाँ के लोग, वहाँ के जो सूबेदार होते थे वहाँ के जागीरदारों या लोगों से गठजोड़ करके सत्ता के प्रति विद्रोह ना कर दे। इसलिए बलबन को एक केंद्रीय शासन के साथ प्रांतीय व्यवस्थाओं का भी ठीक अनुमान लगाया, जिससे उसने सत्ता को मजबूत बनाया और आने वाले 20 वर्षों तक उसने ये काम किया। इसके बाद हम बात करते हैं सेना का पुनर्गठन। सेना का पुनर्गठन। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि सशक्त सत्ता के लिए से एक सशक्त सेना की आवश्यकता होती है। इसके लिए बलबन ने सेना का पुनर्गठन करने की पूरी योजना बनाई। इससे पहले जब इल्तुतमिश के बाद काफ़ी उथल पुथल हुई तो उस समय बहुत सारे जो वृद्ध सैनिक थे या मृत सैनिकों के वंशज थे, उन्होंने मुंशी आदि से साठ-गांठ करके विभिन्न प्रकार की जागीरें अपने नाम करवा ली थी और उसके माध्यम से वो काफ़ी भ्रष्टाचार हो रहा था और राज्य सत्ता को काफ़ी उससे नुकसान हो रहा था। अतः बलबन ने क्या काम किया कि बलबन ने वापस से इन जागीरों को, यानी कि सेना को सही ढंग से स्थापित, सेना के संगठन को मजबूत करने के लिए दोबारा जांच पड़ताल कराई। जो सैनिक वगैरह थे उनकी जांच पड़ताल करवाई कि उनके पास कितनी धन दौलत है। तो इसी आधार को, इसी जांच पड़ताल के बाद उसने तय किया कि जो वृद्ध सैनिक हैं, जो अब सेना के योग्य नहीं है, जो इल्तुतमिश के समय से ही चले आ रहे थे, जो अब सेना में भागीदारी नहीं निभा सकते, उन सैनिकों को जो जागीरें दी गई थी ना, उनको वापस जब्त कर ली गई और खालसा भूमि में उनको रख लिया गया, यानी कि शाही नियंत्रण में उनकी जागीरों को ले लिया गया। इनकी एवज में उनको वजीफे आदि दिए गए, वजीफे आदि, पेंशन आदि उनकी दे दी गई। इसी प्रकार से जो दूसरे प्रकार के जो सैनिक थे जो वर्तमान में काम कर रहे थे, उनको भी जागीरों के स्थान पर बलबन ने नगद वेतन उनको दिया गया, ताकि सेना में भ्रष्टाचार को कम कर सके। यानी कि अब जागीरों के स्थान पर नगद वेतन उनको दिया गया और जो जागीर उनके पास थी,
जो वर्तमान सैनिकों के पास थी, उनसे वो जागीरें जब्त करके खालसा भूमि में उनको सम्मिलित कर लिया गया। इसी प्रकार जो तीसरे प्रकार के जो सैनिक थे, जो मृत सैनिकों के वंशज थे, उनके परिवार वाले थे, उनकी भी जागीरें भी जब्त कर ली गई और उनको भी खालसा भूमि में ले लिया गया। परंतु मृत सैनिकों ने के जो परिवारजन थे, उन्होंने दिल्ली के जो कोतवाल थे फखरुद्दीन, उनसे फरियाद कराई, उनके थ्रू, उनके मार्फत फरियाद कराई बलबन से। बाद में बलबन ने उनको जो मृत सैनिकों के परिवारजन थे, उनको जागीरें लौटा दी वापस। इस प्रकार से बलबन ने जागीर प्रथा को खत्म करने की भी कोशिश की और सेना में भ्रष्टाचार को खत्म करने की भी कोशिश की, परंतु वह इस काम में ज़्यादा सफल नहीं हो पाए, क्योंकि जागीर प्रथा जो कि तो बनी रही। इसी प्रकार से सेना के संगठन के लिए उसने दूसरा काम ये किया कि जो सेना का सर्वोच्च पद का गठन किया, आरिज मुमालिक, जिसे दीवान आरिज भी कह सकते हैं। आरिज है मुमालिक, आरिज ए मुमालिक, यह दीवान आरिज। इसका गठन कर इसको मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया। इसका गठन करके इसको मंत्रिमंडल में संगठित किया, मंत्रिमंडल में सम्मिलित किया गया, ताकि एक अच्छी सेना को बनाई जा सके। और इस पद पर इमादुल मुल्क जैसे उसके विश्वास पात्र और योग्य सेना नायक को नियुक्त किया गया। यानी कि पहले आरिज मुमालिक किसको बनाया, दीवान आरिज विभाग किसको दिया, इमादुल मुल्क को, जो बलबन का सबसे विश्वसनीय और योग्य सेना नायक था। इसी तरह से बलबन ने सुरक्षा की दृष्टि से काम आने वाले दुर्गों का निर्माण भी करवाया। या जो पुराने दुर्ग बने हुए थे, खासतौर पर पश्चिमोत्तर सीमा पर, जहाँ से मंगोल आक्रमण निरंतर हो रहे थे, वहाँ पर दुर्गों का निर्माण भी करवाया, विभिन्न सैनिक चौकियाँ भी बनवाई, ताकि उनके आक्रमण को रोक सके। जो पुराने दुर्ग है, उनका जीर्णोद्धार भी उसके द्वारा करवाया गया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था के लिए, यानी कि सल्तनत को बनाए रखने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए एक सशक्त सेना की, एक सुदृढ़ सेना की आवश्यकता थी, जिसको बलबन ने जिसमें काफ़ी सुधार भी किया। इसके बाद हम देखते हैं बलबन की न्याय व्यवस्था। बलबन की न्याय व्यवस्था जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बलबन के राजत्व सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण बिंदु था निष्पक्ष न्याय करना। जब बलबन के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो उसकी न्याय व्यवस्था के बारे में हमें कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। बलबन स्वयं भी मानता था कि ईश्वर के सामने सबसे अच्छा एक सुल्तान के कार्य था उसकी न्याय व्यवस्था, यानी कि सबको समान रूप से न्याय प्रदान करना। अतः बलबन ने न्याय को एक सशक्त माध्यम बनाया और इसके माध्यम से अपनी संस्कृति को काफ़ी मजबूत बनाया। तो बलबन के न्याय के संबंध में कई एग्जाम्पल हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बलबन का एक जो प्रमुख सूबेदार था बकबक, उसने अपने एक नौकर की हत्या कर दी थी। जब उस नौकर की विधवा ने बलबन से फरियाद की कि मुझे इसका इंसाफ चाहिए, तो बलबन ने इसकी जांच पड़ताल करवाई और जो मलिक बकबक है, जो सूबेदार था, वह इसमें दोषी पाया गया। उसको बलबन ने मौत की सज़ा दी, जब तक कोड़े मारे जाए जब तक ये मर ना जाए। यानी कि एक प्रमुख सूबेदार को, छोटा मोटा सूबेदार नहीं, प्रमुख सूबेदार था, उसको इतनी कठिन उसने सज़ा दी। इसी प्रकार से अवध का एक सूबेदार था हेबत खां, उसको भी बलबन ने, जब उसके द्वारा उसने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, तब जब ये बात उसके पास पहुंची, किसके पास, सुल्तान बलबन के पास, तब उसने जांच करवाई और पाया गया कि हेबत खां ने उस व्यक्ति को मारा है। अतः हेबत खां को भी 500 कोड़ों की सज़ा दी गई और उसको, उसकी जो व्यक्ति मारा गया तो उसके विधवा के ऊपर छोड़ दिया। बाद में हेबत खां ने कुछ 20,000 टंका आदि देकर अपनी जान उस औरत से छुड़वाई। तीसरा एक एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, जब बंगाल में तुगरील ने विद्रोह कर दिया था, तब एक अवध का सूबेदार था अमीर खां, उसको बलबन ने उस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था, लेकिन वो तुगरील से पराजित होकर वह भागकर आ गया था। अतः बलबन ने उस सूबेदार को सरेआम फांसी की सज़ा दी थी। इस प्रकार से उसकी न्याय व्यवस्था काफ़ी सख्त थी।
कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि इसी न्याय व्यवस्था की आड़ में उसने अपने जो कई जो सूबेदार थे, जो उसके समकालीन भी थे, जो हो सकता है कि सत्ता को चुनौती भी दे सकते थे, उसकी उसने हत्या करवा दी हो। तो ये भी बताया जाता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि बलबन की न्याय व्यवस्था काफ़ी कठोर थी और उसकी न्याय व्यवस्था के आधार पर उसने सल्तनत को काफ़ी मजबूती प्रदान की। इसी तरह से गुप्तचर व्यवस्था, किसी भी सल्तनत को चलाने के लिए, किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए उसकी गुप्तचर व्यवस्था काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। आज भी मानी जाती है, उस समय भी मानी जाती है। गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान बलबन ने शासन व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए मजबूत गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की और पूरे साम्राज्य में उसके गुप्तचर हर जगह फैले होते थे, जिसकी स्वयं वह देखभाल करता था। स्वयं सारी जांच पड़ताल स्वयं के द्वारा की जाती थी और उन गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखे जाते थे ताकि ये गुप्तचर किसी राज्य के प्रांतीय शासकों के साथ ना मिल जाएं, सूबेदारों से साठगांठ ना कर लें। इसलिए उन गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर रखे जाते थे। अगर ये गुप्तचर कहीं दोषी पाए जाते थे तो उनको प्राण दंड भी दिया जाता था। जैसे कि जब मलिक बकबक को प्राण दंड दिया गया था ना, तब अलाउद्दीन बलबन ने इन कुछ गुप्तचरों को भी प्राणदंड दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि मलिक बकबक की जानकारी उन्होंने सुल्तान तक नहीं पहुंचाई थी कि इन्होंने किसी व्यक्ति की हत्या की है। तो गुप्तचर व्यवस्था में भी गुप्तचरों के ऊपर गुप्तचर रखा जाता ताकि वे ईमानदारी के साथ काम कर सके। इसलिए डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने गयासुद्दीन बलबन की जो गुप्तचर व्यवस्था के बारे में कहा है कि गुप्तचर व्यवस्था इतनी सशक्त थी कि लोगों में चारित्र्य के मतलब ऐसे काम नहीं करने लग गए थे लोग कि डरते थे कोई काम करने से कि कहीं सुल्तान के पास ये जानकारी नहीं पहुंच जाए। तो इससे उसमें चारित्रिकहीनता की भावना भी लोगों में आ चुकी थी। गुप्तचर व्यवस्था की हम बात करते हैं तो जो गुप्तचर होते थे उसके समय उनको वारिद बोला जाता था और गुप्तचरों क्या बोला जाता था? वारिद। बलबन के समय वारिद बोला जाता था और इनका जो विभाग होता था वह वारिद मुमालिक इनका जो विभाग होता था। इसके बाद जब हम बात करते हैं तुर्क अमीरों का दमन, तुर्क अमीरों का दमन, या कह सकते हैं कि चालीसा दल को ख़त्म करना, जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया चालीसा दल था जिसका स्वयं सदस्य भी बलबन था। तो बलबन अच्छे से जानता था कि इस चालीसा दल को अगर नष्ट नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये मुझे सीधी चुनौती देगा और सत्ता के लिए मेरे जाने के बाद ये सत्ता के लिए संघर्ष करेगा। अतः इसके अलावा जो और भी तुर्क अधिकारी थे जो विद्रोह करते थे, या तो बलबन ने उनको पहले ही मरवा दिया, विष आदि देकर मरवा दिया, किसी को न्याय के नाम पर मरवा दिया और किसी को अन्य सजाएं देकर उनको जनता के सामने गिरवा दिया। इसलिए बलबन ने जो विरोधी तुर्क अधिकारी थे उनका सीधा दमन करना शुरू कर दिया और अंत में उसने चालीसा दल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और उसके स्थान पर उसने छोटा सा ग्रुप बनाया जिसमें उसके स्वयं के जो अधिकारी होते थे, विश्वास पात्र तुर्क अधिकारी होते थे, उनको नियुक्त किया गया। जो पुराने तुर्क अधिकारी थे उनको छोटे छोटे पद दिए गए और उनसे जो जूनियर थे या निम्न जाति के जो लोग थे उनको उच्च पद उसने प्रदान किए। इस प्रकार से बलबन ने तुर्क अधिकारियों का, अमीरों का भी दमन किया। फॉर एग्जाम्पल एक बात करते हैं कि बलबन का एक चचेरा भाई था शेर खां जो चालीसा दल का प्रमुख सदस्य भी था और काफ़ी योग्य व्यक्ति भी था। मंगोल जब आक्रमण हो रहा था, मंगोल आक्रमणों का उसने बखूबी सामना किया था और बठिंडा, बटनेर, समाना, सुनाम आदि के क्षेत्रों का जीत लिया था। आदि के क्षेत्रों को में अच्छा शासन स्थापित किया था और वहाँ का वह सूबेदार भी था। तो बलबन ने, चूँकि वो सत्ता के लिए उसको चुनौती मानता था, उसको जेल देकर मरवा दिया था। इस प्रकार से बलबन ने अपने जितने भी विरोधी
तुर्क अमीर थे उनको सबको नष्ट करवा दिया, या उनको जेलों में डाल दिया, या उनको बेइज्जत किया गया ताकि वे सत्ता को चुनौती ना दे सके। इसी तरह से हम आगे बात करते हैं, जो उपद्रवी जो तत्व थे जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि दिल्ली के आसपास जो मेव जाति थी, मेवाती लोग थे और दोआब के कुछ राजपूत जाते थे, वो निरंतर दिल्ली पर आक्रमण करते रहते थे। सुल्तान बलबन ने स्वयं सैनिक अभियान लेकर मेवातियों को इन पर आक्रमण किए और इनके जो बस्तियां थी उनको नष्ट कर दिए और इनको दिल्ली की अधीनता मानने के लिए विवश कर दिया। यहाँ पर विभिन्न सैनिक चौकियाँ बनवाई और विभिन्न अधिकारियों को नियुक्त किया ताकि दोबारा लूटमार ना कर सके, ताकि आम जनता को इनसे कोई तकलीफ़ हो सके। इसी तरह से उसने दोआब के जो राजपूत जाति के जो लोग थे उनके ऊपर भी आक्रमण किया, उनको भी काफ़ी बुरी तरह से उनको पराजित किया और अंत में इन जातियों से दिल्ली सल्तनत को उसने छुटकारा दिलवाया। इसी तरह से हम देखते हैं बंगाल की समस्या। बलबन के समय एक महत्वपूर्ण समस्या थी बंगाल की समस्या एवं तुगरील का विद्रोह। दिल्ली सल्तनत से बंगाल काफ़ी सुदूर पूर्व में स्थित था और इल्तुतमिश के समय से ही यहाँ पर काफ़ी विद्रोह हो रहे थे। जब बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना तब तातार खां यहाँ का सूबेदार था। तातार खां ने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली और स्वतंत्र रूप से बलबन की अधीनता उसने स्वीकार कर ली और शासन वे करता रहा। लेकिन कुछ समय बाद उसने विद्रोह कर दिया। बाद में बलबन ने अपने जो मुख्य सूबेदार था, विश्वासपात्र सूबेदार तुगरील को बंगाल पर आक्रमण के लिए भेजा। उसने उन तातार खां को पराजित किया और बंगाल को स्वतंत्र करवाया। बलबन ने तुगरील को बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन कुछ समय बाद तुगरील ने भी विद्रोह कर दिया और स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और मुगस्सिद्दीन के नाम से वह बंगाल पर शासन करने लगा। अतः अब सुल्तान बलबन ने अवध के जो अमीर थे, जो सूबेदार थे अमीर खां, उसको तुगरील के विद्रोह दबाने के लिए भेजा, परंतु वह पराजित हुआ, भाग गया। बाद में अमीर खां को उसने फांसी की सजा दी थी। अतः अब सुल्तान बलबन स्वयं और अपने पुत्र बुगरा खां के नेतृत्व में बंगाल पर आक्रमण के लिए निकला और तुगरील खां की राजधानी, जो बंगाल की राजधानी थी, लखनौती तक पहुंच गए। इसके पश्चात तुगरील वहाँ से भाग गया, परंतु बलबन की सेनाओं ने उनका पीछा किया और उनको पकड़कर मार डाला। तुगरील के मारे जाने के बाद बुगरा खां को बंगाल का सूबेदार उसने बना दिया। इस प्रकार से बलबन के अंतिम समय में बंगाल पर एक तरह से बुगरा खां का ही अधिकार था। इसी तरह से हम अंतिम जो उसकी राजत्व सिद्धांत जो उसके बलबन की विशेषता की बात करेंगे। जो बलबन ने काम किया मंगोल नीति, बलबन की मंगोल नीति, मंगोल आक्रमण, मंगोल संकट और सीमांत नीति। जैसा कि उत्तर पश्चिमी भारत की लगातार मंगोलों के निरंतर आक्रमण हो रहे थे, अतः सुल्तान बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से निपटने के लिए वहाँ पर विभिन्न दुर्गों का निर्माण कराया, सैनिक चौकियाँ स्थापित की और कुछ वर्षों तक मंगोलों के आक्रमण निरंतर कम हो गए। 1279 में मंगोलों ने पुनः आक्रमण किया, परंतु इस बार
जो उसने अपने बेटों मोहम्मद खां और बुगरा खां को उनसे निपटने के लिए भेजा। इसके 5 वर्ष पश्चात लगभग 1285 में जो मंगोल नेता है तैमूर खां, उन्होंने पुनः उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया। इस बार बलबन के जो बड़े पुत्र थे मोहम्मद खां ने उसको पराजित किया, परंतु इस युद्ध में मोहम्मद खां भी मारा गया, जो बलबन का सबसे योग्य पुत्र था और सत्ता का अगला दावेदार भी था। इससे बलबन को काफ़ी क्षति पहुंची। फिर भी उन्होंने मंगोल आक्रमण को भारत पर होने नहीं दिया और बलबन ने ऐसी नीति बनाई जिससे कि मंगोलों के आक्रमण को रोका जा सके। इस प्रकार से हमने आज बलबन के बारे में थोड़ा सा पढ़ा। 80 वर्ष की आयु में 1287 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु इतिहासकार जियाउद्दीन बन्नी बताते हैं, जब उसके बड़े पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हुई तब से ही वे काफ़ी उदास हो गए थे। हालांकि दास दरबार में उसको दिखा था ये उदासी दिखती नहीं थी, लेकिन अकेले में बताया जाता है कि वो काफ़ी फुट करवाया करते थे, अपने कपड़े भी फाड़ लिया करते थे। और मरने से पहले जब उसने अपने उत्तराधिकारी के लिए बुगरा खां को बंगाल से बुलाया, लेकिन बुगरा खां ने मतलब दिल्ली आने के बाद वापस वे बंगाल लौट गया और सत्ता के लिए उसने अधिकार नहीं किया। अतः बलबन ने मोहम्मद खां के बेटे के खुसरो को अपना उत्तराधिकारी नामित किया। 1287 में उसकी मौत हो जाती है। इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत को सुदृढ़ता प्रदान करने में बलबन का एक महत्वपूर्ण योगदान। हालांकि इतिहासकारों में जैसे कि एल श्रीवास्तव है, प्रोफेसर हबीबुल्ला है, डॉक्टर निजामी है, बलबन की कई कमियों को भी बताते हैं। डॉक्टर निजामी का तो मानना है कि तुर्क सल्तनत के पतन में भी बलबन का योगदान है, क्योंकि उसने बहुत सारे जो तुर्क अमीर वर्ग थे उनको पहले ही नष्ट करवा दिया था। और जब खिलजी क्रांति हुई उसके द्वारा खिलजी क्रांति ने किस प्रकार से आसानी से बलबन के वंशज को नष्ट कर दिया, इससे पता चलता है कि बलबन ने एक सख्ताई के वजह से दिल्ली सल्तनत को काफ़ी अस्थिर कर दिया था। फिर भी इल्तुतमिश के बाद एक जो कर्मठ सुल्तान था, योग्य शासक था, पराक्रमी शासक था, वह बलबन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलबन ने 20 वर्षों तक एक छत्र शासक किया। इससे पहले 20 वर्षों तक वह एक सुल्तान का मुख्य अधिकारी के रूप में भी काम करता। इस प्रकार से आज के लिए बलबन का जो टॉपिक था इतना ही। अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।